ये आकाशवाणी है। चलती रहे जिंदगी प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार सतत विकास की आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 35वीं कड़ी कृषि जैव विविधता। इस कड़ी में कृषि की मौजूदा फसलों की जैव विविधता के साथ देसी पशुओं में मौजूदा जैव विविधता और इसके सतत विकास में योगदान पर प्रकाश डाला जाएगा। पारंपरिक ज्ञान और आधुनिक कृषि पद्धति को अपनाने के साथ इस ज्ञान का लोप और उसके पर्यावरण पर दुष्प्रभाव के विषय में बताने के साथ हरित क्रांति के समय अपनाए गए खेती के तरीकों ने कैसे मिट्टी उर्वरा क्षमता में कमी करने के साथ खाने को भी दूषित किया, और साथ ही भारत जैसे जैव विविधता में धनी राष्ट्र को जैविक और पर्यावरण हितैषी तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है, जिससे सतत विकास संभव है। नहीं डॉक्टर रामन, हम नहीं मैं नहीं एग्री करती हूँ इस बात से। आवश्यकता ही नहीं है। अरे क्यों आवश्यकता नहीं? आप बिल्कुल सही फरमा रहे थे। क्यों नहीं है आवश्यकता? क्यों नहीं है टेक्नोलॉजी की आवश्यकता? किसान की हालत में सुधार के साथ खाद्य सुरक्षा के लिए भी टेक्नोलॉजी जरूरी है। क्या रामन, ये किसने कहा कि टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है? चर्चा क्या है और तुम कहाँ बात को ले जा रहे हो? अच्छा, तो क्या है चर्चा? अरे कैसे सतत कृषि या टिकाऊ खेती की व्यवस्था स्थापित की जा सकती है, और जैसा डॉक्टर नील ने कहा कि हम चारों ही टेक्नोलॉजी के विरोधी नहीं हैं। तुम जबरदस्ती किसी को विरोधी क्यों बना रहे हो? अरे तुम तीनों क्यों लड़ रहे हो? लड़ रहे बताइए। नहीं लड़ नहीं। देखो आज से 9 साल पहले हम लोगों ने ये तय किया था कि हम चारों हर शनिवार को किसी विशेष मुद्दे पर चर्चा करेंगे। बिल्कुल किया था, बिल्कुल। और भाई वैज्ञानिक होने के नाते अपनी संस्थान की पत्रिका के साथ वेबसाइट पर भी डालेंगे। हाँ, तो वही तो कर रहे हैं डॉक्टर बलविंदर। डॉक्टर रमन, तुम्हारी बातें टेक्नोलॉजी को लेकर सही हैं, पर क्या कोई भी टेक्नोलॉजी जैव विविधता का विकल्प हो सकती है? अब कृषि में ही देखो, कितनी जैव विविधता थी और आज कुछ भी नहीं है। अरे भाई, कहते हैं कि भारत में करीब 1.5 लाख किस्म के चावल थे और दिल्ली स्थित जीन बैंक में तो करीब 50,000 चावल की किस्में हैं, और अंतरराष्ट्रीय जीन बैंक में तो करीब 1 लाख किस्में हैं। ये तो सभी को पता है डॉक्टर बलविंदर। तो अरे पर 1960 के दशक में हरित क्रांति आने के बाद आज धान की सिर्फ कुछ ही किस्में व्यावसायिक तौर पर उगाई जाती हैं। तो जैव विविधता कहाँ गई? फ्रिज में। आपको तो पता ही होगा कि निकोलाई इवानोविक वाविलोव ने तो भारत को दुनिया के उन 8 केंद्रों में रखा था जहां पर खाद्य फसलों का उद्भव हुआ है। वाविलोव के अनुसार करीब 166 खाद्य फसलों के उद्भव का केंद्र भारत है, और करीब 320 फसलों के जंगली रिश्तेदार भारत में ही पाए जाते हैं। डॉक्टर रामन, चावल, अरहर, हल्दी, अदरक, काली मिर्च, केला, करेला, बैंगन, भिंडी, नारियल, इलायची, कटहल, गन्ना, बांस, नील, रामदाना, आंवला, आम और न जाने क्या क्या सब दुनिया को भारत ही ने दिया है। वाह भाई वाह। भाई ठीक कहा डॉक्टर बलविंदर, धान का दान तो दुनिया को भारत ने ही दिया है, पर तुमने जो कई फल, सब्जियों, मसालों आदि के उदाहरण दिए, इनमें हर प्रजाति में कितनी अनुवांशिकीय विविधता है, ये और भी अधिक कमाल की बात है। बिल्कुल, वो कैसे समझाइए जरा। भाई रामन, अभी तो डॉक्टर बलविंदर ने बताया कि चावल की करीब 50,000 किस्में तो सुरक्षित हैं, और हो सकता है कि 2 लाख से भी अधिक किस्में रही हों, और 1000 से अधिक किस्म के तो आम हैं जो बादाम के दाने से लेकर खरबूजे तक के बराबर हो सकते हैं। और आपको मालूम है कि हमारे गढ़वाल में 12 नाजा लगाना कभी बहुत आम था। 12 नाजा? ये क्या है डॉक्टर अनन्या? 12 नाजा यानी 12 तरह का अनाज। इसमें खेत के एक टुकड़े में ही राजमा, उड़द, मूंग, कुल्थी, रामदाना, मड़ुआ, झंगोरा, भाट, लोबिया आदि को बस खेत में मुट्ठी में भरकर फेंक दिया जाता था और वो उगाती थी। अरे वाह, वो तो ठीक है, लेकिन इससे तो कुछ भी कहीं पर भी उगाता होगा। इसका प्रबंधन कितना मुश्किल है। नहीं रामन, ऐसा नहीं है। क्यों? भाई हर फसल के पककर तैयार होने का समय
अलग अलग होता है, तो भाई कटाई भी अलग अलग समय में हो जाती है। और दूसरी ओर खेत में कोई खाद आदि की आवश्यकता ही नहीं होती, क्योंकि मिश्रित विधि से पोषण प्रबंधन हो जाता है और कीट आदि की समस्या भी खत्म। और डॉक्टर नील, भाई सबसे बड़ी बात तो ये है कि पूरे परिवार का साल भर का पोषण भी हो जाता है। पर प्रबंधन मैनेजमेंट कैसे? डॉक्टर रामन, देश में करीब 86% छोटे व सीमांत किसान हैं, जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है, और इनके लिए इस प्रकार के मिश्रित खेती को मैनेज करना मुश्किल नहीं है, और ये आर्थिक रूप से अधिक लाभकारी भी है। अरे वाह, ठीक कहा डॉक्टर अनन्या। और सिर्फ खाद्य फसलों में ही नहीं, बल्कि दुनिया में मवेशियों की आनुवांशिक विविधता सबसे अधिक भारत में ही है। अच्छा? बिल्कुल। आज भी देसी गायों की करीब 40 नस्लें पहचानी गई हैं, और अनेकों की पहचान हुई नहीं, और कई तो विलुप्त भी हो चुकी हैं। डॉक्टर नील, ये तो दुनिया जानती है कि भारत जैव विविधता में धनी है, लेकिन क्या सिर्फ इसी जैव विविधता के सहारे टिकाऊ विकास संभव है? क्या टेक्नोलॉजी की आवश्यकता नहीं है? क्या हरित क्रांति के बगैर हमारे गोदाम भर सकते थे? भविष्य प्रौद्योगिकी यानी टेक्नोलॉजी का है। क्या इस सत्य को ठुकराया जा सकता है? भविष्य टेक्नोलॉजी का है और वर्तमान भी है, लेकिन क्या सतत या कहें टिकाऊ विकास सिर्फ टेक्नोलॉजी के भरोसे संभव है? प्रकृति की कोई भूमिका नहीं होगी? प्रकृति मनुष्य के अधीन है जनाब, और मानव तय करेगा कि विकास की दिशा क्या होगी, प्रकृति नहीं। डॉक्टर रामन, क्या वाकई प्रकृति मानव के अधीन है? हाँ, बताओ। बोलिए। एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। देखिए, हाल ही में कृषि मंत्रालय की कमेटी ऑन एस्टिमेट्स के सामने देश के प्रख्यात कृषि वैज्ञानिकों ने जैविक खेती के विषय में अपनी बात रखी, ठीक है? और कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम के अवैज्ञानिक उपयोग के कारण आज पंजाब में एनपीके का अनुपात, सुनिए ध्यान से, एनपीके का अनुपात खतरनाक स्तर 39:9:1 तक पहुंच गया है। हाँ, जबकि आदर्श अनुपात 4:2:1 होना चाहिए। 39:9:1? अरे बाबा, ये तो कई गुना ज्यादा है। बिल्कुल। शायद यूरिया अधिक आसानी से उपलब्ध है और सस्ती भी, तो किसानों ने यूरिया अधिक डाला होगा, जिस कारण नाइट्रोजन इतना अधिक हो गया। हाँ डॉक्टर नील, और एनपीके का हमारा राष्ट्रीय औसत अनुपात 7:3:1 है, जो अंतरराष्ट्रीय तय अनुपात यानी 4:2:1 से अधिक है। ठीक कहा बलविंदर। और इतना ही नहीं डॉक्टर रमन, पता है वैज्ञानिकों ने समिति को बताया कि हरित क्रांति के शुरुआती दिनों में 1 किलोग्राम एनपीके डालने पर 50 किलोग्राम कृषि उपज प्राप्त होती थी, और अब ये 10 किलोग्राम हो गई है, यानी अधिक खाद में कम उपज। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर नील। अब अधिक खाद में कम उपज, तो यानी मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो रही है, ठीक है ना? और किसानों की लागत बढ़ रही है। बिल्कुल। तो क्या हरित क्रांति गलत थी? अब नहीं डॉक्टर रमन, हरित क्रांति तब की आवश्यकता थी, और आज हम खाद्यान्न मामले में संपन्न हैं, तो हमारी पर्यावरण, स्वास्थ्य और आने वाली पीढ़ियों के प्रति जिम्मेदारी भी बनती है कि नहीं? बिल्कुल बनती है। इसीलिए आवश्यक है कि टेक्नोलॉजी के साथ इकोलॉजी का भी ध्यान रखा जाए, तभी सतत विकास संभव है। करेक्ट। लेकिन डॉक्टर बलविंदर, ये कैसे तय होगा कि कौन सी टेक्नोलॉजी सही है या गलत है? क्योंकि टेक्नोलॉजी तो कंपनियों के हाथ में है, और हर कंपनी अपनी टेक्नोलॉजी को बेहतर बताकर बेच ही रही है। डॉक्टर रमन, 1962 में एक किताब आई थी, द साइलेंट स्प्रिंग, हाँ। जिसे रिशेल कार्सन ने लिखा था। तब भी खेती में उपयोग किए जाने वाले कीटनाशकों के कारण हो रहे दुष्प्रभावों पर पहली बार नजर डाली गई थी। लेकिन डॉक्टर नील, आप ये क्यों भूलते हैं कि तब कंपनियों ने कार्सन का काफी विरोध किया था? तो क्या हुआ डॉक्टर रामन? आज रासायनिक कीटनाशकों के प्रभाव हम सबके सामने हैं। हाँ, असल में झगड़ा रासायनिक या जैविक का नहीं है, बल्कि हमने प्रकृति के साथ मिलकर जीना छोड़ दिया है। द साइलेंट स्प्रिंग ने दुनिया को हिला दिया था, और तब भी जैव विविधता पर खतरे की बात की गई थी, पर कंपनियां बहुत बड़ी हैं, बहुत बड़ी। डॉक्टर नील, ये बताइए कि क्या बिना कीटनाशकों के खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जा सकती है? क्या आज सघन कृषि के समय
जब एक ही किस्म की फसल लंबे क्षेत्र में उगाई जाती हो और उसमें कीटों का प्रकोप भी अधिक होता हो, तो क्या बगैर कीटनाशकों के अच्छी फसल उगाना संभव है? हाँ भाई डॉक्टर रमन, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा कि सघन कृषि के काफी नुकसान हमारे सामने हैं। तभी तो मिश्रित खेती और विविध फसलों की एक साथ खेती की बात सामने आई है। बिल्कुल। वैसे कीटों का नियंत्रण भी कीटों की जैव विविधता द्वारा ही हो सकता है। वैसे हो भी रहा है। अच्छा, तो आप कीटों के जैव नियंत्रण की बात कर रहे हो, और ये सही है कि ये कीटों में मौजूद विविधता के कारण ही संभव है जी। परंतु किसान इसे कहाँ अपना रहे हैं? उनके लिए तो कीटनाशकों को छिड़कना अधिक आसान है। नहीं डॉक्टर अनन्या, आपको वो संस्कृत का श्लोक याद है? कौन सा? कीट अच्छा, कीट नियंत्रणाय कीटः ही अस्त्र मोघा। हाँ, यानी हमारा पारंपरिक ज्ञान कहता है कि कीट नियंत्रण के लिए कीट ही अचूक अस्त्र है। क्या बात कर रहे हैं डॉक्टर बलविंदर? ठीक है, जैव विविधता आवश्यक है, लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में इस बात पर विश्वास करना तो कठिन है। नहीं डॉक्टर रामन, हरियाणा के जींद जिले के गांव निडाणा में किसानों के बीच में सन 2010 में डॉक्टर सुरेंद्र दलाल द्वारा शुरू की गई कीट पाठशाला ने किसानों और कृषक महिलाओं को कीटों के बारे में जागरूक करना शुरू किया। अच्छा। और किसानों ने जाना और माना कि कीट भी हमारी तरह इस प्रकृति का हिस्सा है। सही बात है, बिल्कुल ठीक बोला। और सबकी अपनी भूमिका है। और सबसे बड़ी बात, कोई मित्र कीट या शत्रु कीट नहीं है, बल्कि फसल वर्धन के विभिन्न चरणों में आकर ये कीट फसल उपज को बढ़ाने में योगदान देते हैं। लेकिन कैसे? हाँ। अरे, जींद जिले के निडाणा गांव की महिलाएं खेत दिवस का आयोजन करती हैं। अच्छा। और इसमें हजारों किसान भाग लेते हैं। कमाल है, कमाल। यहाँ निडाणा, ललित खेड़ा आदि गांव की महिलाओं से कीटों के विषय में जानकारी लेते हैं। बहुत बढ़िया। कमाल है। और एक मजेदार बात बताऊं। जी, बताइए। यहाँ की महिलाओं और किसानों ने 204 कीटों की पहचान की है। 204? हाँ, जिनमें से 43 मांसाहारी हैं और 161 शाकाहारी। अरे वाह। अब आमतौर पर धारणा ये है कि शाकाहारी कीट हमारे शत्रु हैं और मांसाहारी कीट मित्र। अरे कमाल की बात बताई आपने। हाँ जी, और जब हम कीटनाशकों का अंधाधुंध छिड़काव करते हैं तो देखा गया है कि शाकाहारी कीटों की संख्या बढ़ जाती है। यानी जिस नुकसान को रोकना था उसी में बढ़ोतरी। हाँ भाई, बात तो ठीक है। और सुनो, ये जागरूक महिलाएं और किसान अपने खेतों में एक कृषि वैज्ञानिक की तरह हाथों में लेंस लेकर जाते हैं। अच्छा। और कीटों की प्रकृति का अध्ययन करते हैं। और सुनो, इन्होंने पाया है कि समय आने पर पौधों पर लगने वाली सुंडी पत्तों को खाकर उसमें छेद कर देती है। लेकिन अक्टूबर माह के दौरान ऐसा इसलिए प्रकृति की ओर से किया जाता है कि जिससे सूरज की रोशनी नीचे के पत्तों तक पहुंच सके और पौधे के लिए भोजन बन सके। अरे कमाल है, ये तो कभी सोचा नहीं था। किसानों द्वारा पारंपरिक ज्ञान के साथ विज्ञान के इस अनूठे संगम को देख कृषि वैज्ञानिक भी हैरान तो जरूर हुए होंगे, जैसे हम हुए हैं। हाँ बिल्कुल डॉक्टर अनन्या, और इसीलिए इस पूरे ज्ञान और पद्धति को वैज्ञानिक कसौटी पर कसने की भी तैयारी है। अरे वाह। तो देखा डॉक्टर रामन, जैव विविधता का कृषि में कमाल। डॉक्टर अनन्या, कोई भी खेती में जैव विविधता की उपयोगिता को नहीं ठुकरा रहा है, लेकिन क्या अकेले जैविक या अपनी पुरानी प्रजातियों के भरोसे खाद्य सुरक्षा हासिल की जा सकती है? आज भारत दूध उत्पादन में विश्व में पहले नंबर पर है। अन्न उत्पादन और बागबानी उत्पादन में दुनिया में दूसरे नंबर पर है। हाँ, सही और है। कई और फसलों की उपज में तो पहले नंबर पर है ही। हाँ। लेकिन ये बताइए कि ये सब क्या बगैर टेक्नोलॉजी के, बिना संकर बीजों के संभव था? बताइए। और सवाल अभी भी वही बना है। जैव विविधता जरूरी है, लेकिन बिना नई टेक्नोलॉजी के सतत विकास संभव नहीं। हाँ, तो डॉक्टर रमन भाई, ये सतत विकास है क्या? बताता हूं।
देखिए, जो हमेशा चलता रहे, पर्यावरण को सुरक्षित रखे और जिसमें किसी का भी उत्पीड़न ना हो, न मानव का और न पर्यावरण का, वही सतत विकास है। तो चलिए डॉक्टर रमन, आपकी बात मान लेते हैं। तो हरित क्रांति ने जैव विविधता का नाश नहीं किया? बिल्कुल नहीं। क्या मौजूदा सघन कृषि पद्धति से पर्यावरण के साथ मानव स्वास्थ्य पर प्रभाव नहीं पड़ रहा? क्या जैव विविधता के बगैर खेती किसानी संभव है? क्या प्रकृति ने कोई भी जीव या वस्तु फालतू में बनाई है? अगर नहीं तो भाई फिर कीट हमारे दुश्मन कैसे हुए? हम प्रकृति के संग संघर्ष करके नहीं, बल्कि प्रकृति के साथ मिलकर जी सकते हैं। और वही हम भूल गए हैं, बिल्कुल भूल गए हैं। सतत विकास तभी संभव है जब हम अपने को इस प्रकृति का हिस्सा माने और सभी जीवों को समान सम्मान दें। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ठीक है, मुद्दा सुलझ गया। हाँ। कोई भी प्रौद्योगिकी जो प्रकृति और जैव विविधता के हित में नहीं है, उससे अपनाया न जाए। जी। और सतत विकास के लिए हमारे पारंपरिक ज्ञान को भी साथ में लिया जाए। हाँ। ठीक है। तो फिर चलें। मुझे दूध की एलर्जी पर थोड़ी सी रिसर्च करनी है, तो भाई ठीक है, चलते हैं। कहाँ चलें डॉक्टर बलविंदर? मिल्क एलर्जी का कारण भी इसी जैव विविधता में मिल जाएगा। कैसे? देखिए, अगर दूध की एलर्जी को समझना है तो A1 और A2 मिल्क को समझना होगा। अच्छा। और हाँ, हमारी गायों की जैव विविधता ही दूध की एलर्जियों और कई रोगों से निजात दिलाने में कारगर है। देसी भारतीय गौवंश। अरे क्या अच्छा, बात कर रहे हो डॉक्टर ओके। रमन? हमारी भारतीय नस्लें और ये A1 और A2, ये भाई ये क्या है? समझना पड़ेगा। डॉक्टर, समझना सवाल पड़ेगा। ये होना चाहिए, क्या दूध भी नुकसान पहुंचा सकता है? क्या ये संभव है कि हृदय रोग, टाइप 1 डायबिटीज और दिमाग की तंत्रिकाओं के रोग जैसे ऑटिज्म दूध पीने से हो सकता है? आपका ये सवाल है तो इसका जवाब है कि हाँ। क्या? जी हाँ, दूध पीने से अनेक रोग हो सकते हैं। अच्छा। जी, और ऑटो इम्यून रोग, जिसमें आपका अपना प्रतिरोधक तंत्र आपके ही अंगों के खिलाफ काम करने लगता है, ये भी दूध पीने से हो सकता है। ये तो बिल्कुल अजीब बात सुनी आज हमने। बस सही है ये। आज भारत या कहे दुनिया जिन रोगों से पीड़ित है, उन रोगों का मुख्य कारण है दूध। क्या? जी, ठीक कहा डॉक्टर रमन। लगता है आपने इस विषय पर काफी रिसर्च की है। बिल्कुल। लेकिन डॉक्टर बलविंदर और डॉक्टर अनन्या, यहाँ ये जान लेना आवश्यक है कि कौन सी गाय का दूध। भाई हम पूरी तरह वैज्ञानिक आधार पर ही अपनी बात कह रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। असल में अगर भारतीय संदर्भ में बात करें तो यहाँ विदेशी गाय, संकर गाय और देसी गाय की नस्लें पाई जाती हैं। जी हाँ डॉक्टर नील, और संकर नस्लें वो गाय होती हैं जिनमें विदेशी नस्लों द्वारा देसी गाय की नस्लों का संकरण कराया गया हो, जैसे हॉलिस्टियन फ्रिजियन जर्सी, रेड डेन आदि विदेशी गायों का भारतीय गाय की नस्लों जैसे साहीवाल, गिर, थार पारकर आदि के साथ संकरण। पर A1 और A2 क्या है, ये समझना पड़ेगा। बताता हूँ डॉक्टर अनन्या, बताता हूँ। देखिए, गायों के दूध में कई प्रकार के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। हाँ। लेकिन यहाँ हम अपनी बात को A1 बीटा कैसीन और A2 बीटा कैसीन प्रोटीन तक ही सीमित रखेंगे। इन A1 और A2 बीटा प्रोटीन्स को समझने से आपको दूध और तमाम रोगों के बीच का रिश्ता समझ में आ जाएगा। आगे हम इन प्रोटीन्स को A1 और A2 ही कहेंगे। ठीक है डॉक्टर, बताइए। देखिए, असल में गायों की अलग अलग नस्लों द्वारा A1 दूध और A2 दूध दिया जाता है। ये जो A1 दूध है, इसके पाचन से एक बेहद खतरनाक प्रोटीन के टुकड़े BCM7 यानी बीटा कैसोमॉर्फिन 7 तैयार होता है। अच्छा। ये BCM7 एक नार्कोटिक यानी मादक पदार्थ है। अच्छा। और ऑक्सीडेंट है जो खतरनाक फ्री रेडिकल्स पैदा करता है। इन फ्री रेडिकल्स की रोकथाम के लिए ही हम एंटीऑक्सीडेंट का सेवन करते हैं, जैसे नींबू, आंवला आदि। ठीक है, अच्छा। बिल्कुल ठीक कहा आपने डॉक्टर नील। तो बस ये BCM7 ही तमाम रोगों जैसे दिल की बीमारी, मधुमेह, ऑटिज्म और अनेक खतरनाक बीमारियों का कारण है। इसे दूध में शैतान का नाम दिया गया है। बिल्कुल शैतान है जनाब। असल में सन 2007 में न्यूजीलैंड में हुए एक वैज्ञानिक शोध से इस दूध में मौजूद शैतान यानी A1 बीटा कैसीन प्रोटीन के विषय में पता चला, और उसके बाद दुनिया भर में कई वैज्ञानिक शोध दूध में मौजूद हमारी सेहत के दुश्मन यानी A1 बीटा कैसीन प्रोटीन पर हो चुके हैं। अच्छा। अच्छा। जी। लो भाई, ये तो हमें पता ही नहीं था। बिल्कुल। डॉक्टर बलविंदर,
असल में कई हजारों वर्ष पहले यूरोपीय गाय जैसे हॉलिस्टियन फ्रीजियन गाय, रेड डेन और अन्य कुछ और यूरोपीय गाय की नस्लों में एक उत्परिवर्तन हुआ। अच्छा। असल में जितने भी जीव हैं उन सभी में गुणसूत्र, जीन यानी वंशाणु होते हैं। जब डीएनए में कोई बदलाव होता है तो उसे म्यूटेशन यानी उत्परिवर्तन कहते हैं। बिल्कुल। और सूरज की खतरनाक पराबैंगनी किरणों से लेकर कई रसायनों से भी ये उत्परिवर्तन हो जाता है। बस ऐसा ही एक उत्परिवर्तन यूरोपीय गायों में करीब 8000 वर्ष पहले हुआ। असल में बीटा कैसीन प्रोटीन में 209 एमिनो एसिड की श्रृंखला होती है, जिसमें 67वीं पोजीशन में स्थित प्रोलीन एमिनो एसिड की जगह उत्परिवर्तन के कारण हिस्टिडीन एमिनो एसिड आ गया। जी, तो भाई अब जिन गायों में ये हिस्टिडीन एमिनो एसिड बना, वे बनाती हैं दूध में शैतान यानी A1 बीटा कैसीन प्रोटीन युक्त दूध। और जिन गायों में ये उत्परिवर्तन नहीं हुआ, वे बनाती हैं तमाम रोगों से लड़ने में सक्षम, जैसे डायबिटीज, हृदय रोगों की रोकथाम करने वाला और सेहत के लिए बेहद लाभकारी A2 बीटा कैसीन प्रोटीन दूध। अच्छा, तो डॉक्टर बलविंदर, डॉक्टर अनन्या, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि दूध में शैतान है A1 प्रोटीन और दूध में फरिश्ता है A2 प्रोटीन। लिख लिया मैंने सब कुछ। हाँ, लेकिन यहाँ सबसे रोचक पहलू आता है कि ये A2 बीटा कैसीन प्रोटीन भारतीय गायों की नस्लों, अफ्रीका की देसी गायों और बकरियों में होता है। अच्छा। जी हाँ, देसी गाय की नस्लों में A2 मिल्क प्रोटीन पाया जाता है और ये बात विदेशियों को भी समझ में आ गई है। अच्छा। इसलिए पूरी दुनिया में वे भले ही A1 दूध का धंधा करें, लेकिन अपने देश में वे A2 दूध अधिक दामों पर बेचते हैं। ये बिल्कुल अच्छी सही बात बताया बताई डॉक्टर आपने। रमन। और हाँ, A2 दूध के लिए हमारी देसी नस्लें जैसे गिर, साहिवाल, कॉन्क्रेज आदि गायों को विदेशी अपने देशों में पाल रहे हैं। A2 प्रोटीन युक्त दूध के सेवन से न सिर्फ कई रोगों के होने की संभावना खत्म हो जाती है, बल्कि कई रोगों से मुक्ति भी मिल जाती है। कमाल की बात है ये तो। जी, और एक बात और ध्यान से सुने और समझ लें, भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है। वो तो सही है। और लगभग सारा दूध भारत में ही उपभोग किया जाता है। लेकिन विदेशी A1 दूध वाली नस्लों से संकरण करवाकर हमने अपनी देसी गायों के A2 दूध को खराब किया। ये तो बहुत गलत हुआ। अच्छा, और शायद इसीलिए ही भारत दुनिया की डायबिटीज की राजधानी कहलाने लगा है। और शायद यही कारण है कि दिल के रोगों के मामले भी बढ़ रहे हैं। ओहो, अब समझ में आई बात। तो ये है कारण। भाई, आज से भारतीय सर्टिफाइड A2 गायों का दूध शुरू। और हाँ, जिन भारतीय गायों की नस्लों को हमने ठुकराया, उसे सतत विकास के लिए दुनिया ने अपनाया। भाई कमाल। कमाल तो डॉक्टर बलविंदर ये है कि हमारी ही जलवायु के अनुरूप ढली इन देसी गायों में कितने गुण हैं। और इसीलिए तो कहते हैं कि खेती किसानी का आधार हमारी अनुवांशिकीय विविधता ही है और इसे बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। हाँ, बिल्कुल। वैसे डॉक्टर रामन, आपकी बात सुनकर मेरे स्वर्गीय दादाजी की एक बात याद आ गई मुझे। कौन सी बात? मेरे दादाजी कहा करते थे कि भैंस और अन्य जानवर तो दूध देते हैं, पर देसी गाय तो अमृत देती है। अच्छा। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा आपके दादाजी ने। हम अपनी विकास या कहें विनाश की अंधी दौड़ में अपनी जैव विविधता, अपनी फसलों, गायों की नस्लों का महत्व ही भूल गए हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, लेकिन बिल्कुल ठीक डॉक्टर कहा आपने। बलविंदर, भूल तो हम घर जाना गए। ओ। मैं चला अब। हाँ, तो डॉक्टर नील, डॉक्टर अनन्या जी। आज की चर्चा बहुत बढ़िया रही। बिल्कुल बिल्कुल। और डॉक्टर बलविंदर, साइट पर अपडेट कर दीजिएगा। क्या? बिना पर्यावरण संरक्षण के और बिना जैव विविधता संरक्षण के मानवता का विकास नहीं, विनाश हो जाएगा। चाहे कोई भी टेक्नोलॉजी हो, उसके दूरगामी प्रभावों का आकलन आवश्यक है। बिल्कुल। और खेती किसानी में सबसे अधिक, क्योंकि वो ही हमारे जीवन का आधार है। बिल्कुल ठीक कहा। बिल्कुल सही बिल्कुल कहा। सही कहा। बिल्कुल सही। चलती रहे जिंदगी। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार प्राकृतिक आपदाओं की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की 35वीं कड़ी सुन रहे थे, कृषि जैव विविधता।
समन्वय दिलीप झा, डॉक्टर चंदन मोहन और डॉक्टर बीके त्यागी। आलेख अनुराग शर्मा, निर्देशन काजल सूरी, प्रस्तुति सहयोग आख्या जयवर्धन। और कार्यक्रम में भाग लेने वाले कलाकारों के नाम इस प्रकार हैं: उमेश श्रीवास्तव, निरुपमा वर्मा, कमल साथी और MH नियाजी। साथियों, अभी जाइए नहीं, अभी समय है आपसे किए जाने वाले सवालों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे। सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है: हरियाणा के जिंद जिले के निडाना गांव की महिलाओं और किसानों ने कितने तरह के कीटों की पहचान की है? और दूसरा प्रश्न है: भारतीय गायों की नस्लों में पाए जाने वाले लाभदायक प्रोटीन का नाम क्या है? हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक चलती रहे जिंदगी द्वारा केंद्र निदेशक, कमरा नंबर 615, नव प्रसारण भवन, आकाशवाणी, संसद मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप अपने उत्तर ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय, यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना न भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी लिख भेजिएगा। धारावाहिक चलती रहे जिंदगी की अगली कड़ी इसी दिन और इसी समय लेकर अगले सप्ताह हम फिर उपस्थित होंगे। नमस्कार, शुभ कामनाएं।